हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज की एक और वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका रे ऑप्टिक्स है। उससे रिलेटेड जो भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बच्चे, अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 5 क्रॉस 10 टू द पावर -2 मीटर हैज ए स्मॉल बबल 2 into 10 की पावर -2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। आपके पास क्या है, एक आपके पास ग्लास स्फीयर है। बेटा मान लो ये आपका ग्लास स्फीयर है एक, ठीक है, जिसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी है, 5 into 10 टू द पावर -2। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं बेटा 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। इसमें जो है एक बबल है 2 into 10 की पावर -2 मीटर फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर मान लो आपका ये है, इसका सी सेंटर है, यहाँ से यहाँ है एक बबल, ये ना, इसको हम नाम देते हैं ओ, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई बच्चे 2 सेंटीमीटर ना। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लो मैं पी मान लेता हूँ इसको, तो ये कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया बेटा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, द बबल इज व्यू अलोंग इट्स डायमीटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द साइड ऑन विच इट लाइज। मतलब इस तरफ से आप ना, इधर जो डायमीटर है आपका, यहाँ से इसको देख रहे हो ना बबल को। हाउ फार फ्रॉम द सरफेस विल इट अपीयर, आपको बताना है कि ये कितनी दूर दिखाई देगा। तो देखो पहली बात तो बेटा ये है कि यदि मैं यहाँ से एक रे निकालूं, मैंने ये रे निकाली यहाँ से ना, ठीक है, दैट इज इंसिडेंट रे, इसे नाम दे देते हैं। ये बेटा ए पॉइंट हो गया आपका ना, और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्या होता है किसी भी कर्व सरफेस के लिए, नॉर्मल होता है बेटा रेडियस वेक्टर ना। यदि मैं यहाँ से नॉर्मल खींचू, ये सेंटर से जाएगी रेडियस, दैट इज इट्स नॉर्मल ना। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि देखो ये ग्लास से लेके एयर में जा रही है ना, तो रे कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो रे जो है उधर बेंड होगी, उस तरफ चली गई। ये इसका नाम देते हैं बेटा बी पॉइंट हो गया ये ना, जो रिफ्लेक्शन वाली रे है। अब यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखो बेटा यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, पीछे बढ़ के ये कहीं यहाँ मीट कर रही है ना, तो जो हमारी इमेज है, यदि मैं यहाँ से देखूं, ये हमारे मान लो आंख है, यदि मैं बेटा यहाँ से देखता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई पॉइंट पे बन रही है ना। ये हो गया इसका रे डायग्राम ना। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन के अंदर। पूछा है आपसे कि भाई ये जो रे है वो कितनी दूर दिखाई देगी, मतलब आपको आई पी निकालना है बेसिकली ना, मतलब आपको इमेज की सेपरेशन निकालनी है, वी आपको चाहिए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास आपको गिवन है, म्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.5, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को करना कैसे है। पहली बात तो आपको पता है कि देखो यहाँ एक मीडियम से दूसरे में रे जा रही है ना, और यू और वी भी चाहिए आपको। तो यदि मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दूं, वो क्या होता है बेटा, μ1/v माइनस का μ2/u इज इक्वल टू μ1 - μ2 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो साफ साफ कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू जो इसकी पूरे सर स्फेयर, जो ग्लास स्फेयर आपका, इसकी रेडियस कितनी है, ये आपके पास बेटा 5 इंटू 10⁻²मीटर। इसी साफ इसे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि आपका पोल ये है ना, इसके जो भी उस तरफ होगा वो सारा नेगेटिव में हो जाएगा, इस साइड वाला पोर्शन, ठीक है बेटा। तो आर हमारा नेगेटिव है। हमारे पास μ1 तो पता ही है जो कि हमारा एयर है, μ2 हमें जो ग्लास गिवन है आपको ऑलरेडी, ग्लास का स्फीयर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 है। तो μ1 भी पता, μ2 भी पता, आर हमें पता ही है। यू कितना हो जाएगा, देखो यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की सेपरेशन फ्रॉम द पोल ना, जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ओ पॉइंट है, और पोल बेटा यहाँ पर है, तो ये कितनी होगी आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। तो आपके पास ये भी पता है 3 सेंटीमीटर, लेकिन उस तरफ है, उस साइड है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपको आर भी मिल गया, यू भी मिल गया, μ1 μ2 पता ही है, सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो फटाफट से इसे अप्लाई करना सीख लो बस। तो यदि बेटा मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, म्यू की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है, डिवाइड बाई वी कितना है हमारे पास, वी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस के साथ म्यू टू हमारे पास कितना है 1.5, डिवाइड बाई यू हमारे पास कितना है बेटा, -3 है, इज इक्वल टू μ1 - μ2, 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई -5, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 1/v प्लस 1.5/3 इज इक्वल टू -0.5 डिवाइड बाई -5। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा 0.5/5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं फटाफट से। तो बेटा ये आ गया 1/v प्लस 1.5/3 इज इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, तो बेटा ये आ गया 1/10। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो जो बेटा v की वैल्यू आएगी आपके पास, वो हमारे पास आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। सॉरी -25 नहीं, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या है आपका कि जो आपका ये यहाँ से पोल से यदि आप इसे देखेंगे तो कितना नजर आएगा, ये बेटा 2.5 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज फाइंड आउट होगी इसकी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इस बार बच्चों के प्री बोर्ड में भी आया था। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास of refractive index 1.5 is deep in turns in a carbon disulfide of refractive index 1.65। आपके पास एक ग्लास गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, ये है हमारे पास 1.5। तो ये मेरे को म्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, आपको बोला गया है एक बार इसको जो है कार्बन डाइसल्फाइड में डाला गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.65 है। मतलब जो एक तरह से ऐसे कर लेते हैं, देखो ये हमारा जो मैंने फुल किया है यहाँ पे, ये बेटा हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना है 1.65 है। अगली बार डाला गया वाटर में, ये सेकंड कंडीशन बेटा, ये आपका ग्लास तो सेम वही है लेकिन इस बार हमने इसे कहाँ पुट अप कर दिया, ये हमने बच्चे इसमें डाल दिया वाटर के अंदर। ठीक है, ग्लास का तो वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, लेकिन बेटा वाटर का कितना है 1.33 है। ओके, अब आपसे पूछा गया है नंबर एक चीज, विल इट बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इन द टू केस। आपको बताना है कि कौन से केस में ये आपका डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा और कौन से केस में आपका ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, देखो इसकी मैंने एक आपको ट्रिक नीचे लिखी हुई है पीछे, वो मैं आपको जब एक क्वेश्चन आएगा इस पे बेस, और अच्छा क्वेश्चन है वो वहां बता दूंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, देखो बेटा आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू -1, जहां से भी आपकी रेज आ रही है वो मीडियम का आ जाएगा यहाँ पे म्यू -1, 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है बेटा, देखो यदि मैं पहले केस की बात करता हूँ, इसे ए नाम दे देते हैं, इसको बी ले लेंगे। ठीक है, यदि मैं पहले केस में बात कर रहा हूँ तो 1/f1 मान लेते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, म्यू क्या होगा बेटा, रे कहाँ से जाएगी, देखो जब इस ग्लास पे रे पहुंचेगी तो वो मीडियम से होके जाएगी, तो यहाँ से मान लेते हैं मीडियम क्या था आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, कार्बन डाइसल्फाइड है, यहाँ से मीडियम से होते हुए कहाँ गई, ग्लास पे गई ना, इसका मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव मीडियम से ग्लास पे जा रही है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे इसे रिफ्रैक्टिव, यहाँ रे गोज फ्रॉम M टू G जा रही है, लेकिन रीड कैसे करते हैं इसको बेटा, ग्लास का ऊपर आ जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का नीचे आ जाएगा, क्योंकि उल्टा पढ़ते हैं इसको ना, ये यहाँ -1 आ गया, ये 1/r1 माइनस का 1/r2। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो फटाफट से, 1/f इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे ग्लास का डिवाइड बाई मीडियम का माइनस का 1, यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो इस वाले केस में आपको साफ पता लग रहा है कि देखो बेटा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, लेकिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। तो देखो ऊपर वाला है 1.5, नीचे वाला है बच्चे 1.65। तो जब आप 1.5 में से जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1.5 में से 1.65 को माइनस करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ये फोकल लेंथ आ रही है हमारी वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यदि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उस मीडियम में आपने अपलोड किया है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, नेगेटिव में आ रही है। ठीक है बच्चे, मतलब घट रही है फोकल लेंथ ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ये कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने में डाली है, कम वाले में डाला है ना। यदि आपने कम में पुटअप किया है इसको ना, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा 1/f2 इक्वल टू, इस बार भी रे कहाँ से जा रही है बेटा, मीडियम से ग्लास में जाएगी ना। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये आपका 1.33 है, तो ऊपर तो ग्लास का ही आएगा, ग्लास डिवाइड बाई मीडियम, ग्लास का बेटा इस बार 1.3 है, नीचे है 1.33, -1 हो गया यहाँ पे, ये हमारा ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। आप देख रहे हो बेटा ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी। तो इस वाले केस में जो फोकल लेंथ आ रही है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो पहले केस में फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव है, दूसरे केस में बेटा क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो आप क्या देखते हैं, यदि फोकल लेंथ चेंज हो रही है, नेगेटिव आ गई ना, इसका मतलब वो जो लेंस था आपका कॉन्वेक्स वाला वो कैसे काम करेगा, डाइवर्जिंग, इसकी नेचर हो जाएगी चेंज बेटा। ठीक है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही है तो जैसा बिहेव करता था वो ऐसे ही रहेगा।
तो ये आपका क्या कॉन्वेक्स लेंस था, तो कॉन्वेक्स क्या काम करता है बेटा, कन्वर्जिंग होता है, तो ये एज ए कन्वर्जिंग ही काम करता रहेगा। तो आप एक बात ध्यान रखना बस केवल यहाँ पे, देखो मैं आपको नीचे समझा देता हूँ एक चीज़ ना, नीचे से फटाफट से एक ट्रिक बता लिखी है मैंने, ये रहा। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मीडियम का ज़्यादा होता है बराबर होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के। जैसे मैंने पीछे ही बताया था आपको, ग्लास का कितना था 1.5 था, और मीडियम का एक बार तो कम था, एक बार ज़्यादा था, ठीक है। तो पहली बात, यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है, तो जो फोकल लेंथ आती है आपकी वो कितनी बन जाएगी, इन्फिनिटी। मतलब वो एज ए प्लेन मिरर की तरह काम करता है, ठीक है बेटा ध्यान रखना, ठीक है कैसे काम करता है, प्लेन मिरर की तरह ना। यदि आपका दूसरी चीज, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेंस के, जैसे कि हमारा पहला केस था, वहाँ पे लेंस का था 1.5 और मीडियम का था 1.63, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि वहाँ मीडियम का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या था, देखो फोकल लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, बढ़ के आएगी, तो उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, रिवर्स ना। मतलब आपकी जो फोकल लेंथ है वो तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन नेचर कैसी होगी, चेंज हो गई। यदि वो कॉन्वेक्स है तो बेटा कॉनकेव बन जाएगा, और यदि वो कॉनकेव है तो बेटा क्या बन जाएगा, वो कन्वेक्स बन जाएगा। तीसरी बात क्या है, यदि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस से, तो फोकल लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसका मीडियम जो जो उसकी नेचर है ना वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। जैसे हमारा सेकंड केस था, आपने क्या काम किया था, ग्लास वाला 1.5 था और वाटर का कितना था, 1.3 था। तो देखो आप देख रहे हैं मीडियम का कम है, तो ये वाला केस हो गया, मीडियम का कम है लेंस के कंपेयर में, तो फोकल लेंथ तो आपकी पॉजिटिव इंक्रीज हो गई, लेकिन आपका जो लेंस था जैसे वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, यदि बच्चे वो कनकेव है तो कनकेव रहेगा, ठीक है। वापस आओ क्वेश्चन के ऊपर, देखो बेटा तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे लिखा है, देखो ये TIR पे बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या होता है, एक कंसेप्ट है कि आपका TIR कब होता है, यदि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए, तो आपका TIR कंडीशन होती है। लेकिन मान लो यदि I जो है वो IC के बराबर है, मतलब जो है आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल नहीं है, या क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री ना। तो इस वाले केस में जो रे है वो ग्रेज द पाथ करती है। ग्रेज द पाथ का मतलब होता है कि जो रे है वो सरफेस के पैरेलल चलती है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक रिलेशन और होता है हमारे पास जो आगे काम आएगा, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू द डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। आपके पास एक मान लो एक बर्तन है, ठीक है बेटा, इसमें आपका पानी भरा हुआ है, ये 80 सेंटीमीटर तक आपका बेटा पानी भरा है इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी डेप्थ हो गई या हाइट होगी या कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। मतलब आपको ये बताना है, इसे क्या बोला है कि एक बल्ब है वो जो है बॉटम ऑफ द टैंक में रखा गया है। मान लो ये हमारा बेटा बल्ब है, एक ऐसे मान लेते हैं इसको सोर्स ना, ये यहाँ बिल्कुल यहाँ नीचे रखा गया है 80 सेंटीमीटर नीचे ना। तो आपसे पूछ रहा है ये कि एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट, मतलब वो कितना एरिया होगा कि जहाँ से लाइट निकलेगी ना। देखो बेटा यदि यहाँ से सीधी रे एक निकली है ना, तो ये तो सीधी निकल जाएगी भाई, यहाँ पे एक ले हल्की सी थोड़ी सी किसी एंगल पे निकली है यहाँ से ऐसे, तो वो जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। सेम वे में यहाँ से बेटा इधर जाएगी एक रे, तो ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। लेकिन एक बात है, यदि ये एंगल, एक यहाँ से इंसिडेंट रे निकली, अब वो रे क्या हो गई, ये इसके सरफेस के पैरेलल हो गई ना। सेम वे में यहाँ से भी एक रे निकली, ये सरफेस की क्या होगी, पैरेलल हो गई ना। तो देखो तो जो ये वाला एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल ना। जिस सरफेस पे ये कैसे हो गई, जहाँ आर की वैल्यू 90 डिग्री बना रही है, तो ये क्या है, IC है। तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो गया, अंदर वाला IC हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, IC हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक एरिया, ये वाला एक एरिया आ गया हमारे पास जहाँ से लाइट निकल रही है ना। क्योंकि जैसे ही IC से एंगल बेटा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रे एंगल इस पे जाएगी, तो आप देखते हैं कि वो रे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी ना। तो ये हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, A और B मान लेते हैं इसको, कि इतना ये जो एरिया है ना, यहाँ से लाइट निकलेगी बाहर आगे की तरफ ना, इधर जाएगी, ठीक है। अब आपको इसी का एरिया बताना है बस, कि इसका एरिया कितना होगा।
इसका आपको मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r है, तो बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है बच्चे 5 × r²। अब हमें r निकालना पड़ेगा तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल RC है, IC है, देखो ऐसे हो गया ना, ये एंगल आपका IC हो गया, ये आपके पास R है, और ये आपका बेटा क्या है, बेस है, जिसे हम मान लेते हैं क्या, H है हमारे पास में ये। अब मुझे क्या चाहिए, R चाहिए ना। यदि मैं यहाँ से tan IC निकाल लेता हूँ मान लो, तो tan IC आपका क्या हो जाएगा, tan IC की वैल्यू 10 होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो गया बेटा R अपॉन में H। तो यहाँ से मैंने R निकाल लिया, तो बेटा ये आ गया H tan IC। अब लेकिन हमारे पास IC नहीं है, अब हम क्या काम करेंगे, tan IC निकालेंगे किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का गिवन है, कितनी है उसकी वैल्यू बेटा, 1.33 है ना। तो tan IC के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin IC वाला, क्योंकि हमें पता है भाई, देखो यदि मैं sin IC का फॉर्मूला लगाता हूँ, sin IC क्या होता है बेटा, 1/μ होता है, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1.33, और 1.33 का मतलब होता है बेटा 4/3 को 1.33 बोलते हैं। ये ऊपर चला गया, ये हो गया बेटा 3/4। तो साइन IC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/4। यदि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ से आप इजीली किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बेटा साइन IC मैंने यहाँ लिख दिया है IC ना। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये बेटा 3 है, ये आपका 4 है ना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 में से 9 गया 7, तो बेटा ये हो गया √7 आपके पास ना, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से आप इजीली tan IC निकाल सकते हैं। यदि मैं बेटा यहाँ से tan IC निकाल लूंगा, तो tan क्या बनेगा आपका, tan होता है बच्चे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो गया मेरे पास 3/√7। तो आपके पास tan IC की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट अप करो, तो मेरे पास बेटा रेडियस भी आ गया। रेडियस क्या थी हमारे पास, H tan IC। एच की वैल्यू बेटा मेरे पास है ही ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर है, तो 80 को कन्वर्ट कर दो आप मीटर में, तो दिस विल बी 80 × 10⁻² इंटू tan IC कितना है, 3/√7। ये हमारे पास R आ गया। अब इस R को उठा के यहाँ एरिया वाले फॉर्मूले में रखो, तो आपके पास एरिया निकल जाएगा जो आपको एरिया चाहिए था। तो पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14 इंटू R की वैल्यू है बेटा, ये हो गया 0.80 इंटू 3/√7 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, R² है। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा नियर अबाउट 2.5 या 2.6 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से इस बार ये क्वेश्चन आने का चांस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन ये भी TIR पे बेस है। ये यहाँ पे लिखा रखा है कि इस बार आपके पास 3 रेज है, एक रेड है, एक ग्रीन है, और एक बेटा ब्लू है। तीनों जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली सरफेस AB के ऊपर ना। ये आपका यहाँ पे राइट एंगल प्रिज्म बना रखा है, ये 90 डिग्री, ये 45, तो बेटा ये कितना बन गया, ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है। आपसे बोला गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, हर किसी के लिए जो अलग अलग प्रिज्म इस रेज के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है अलग अलग ना, ठीक है। सबसे पहले रेड के लिए गिवन है कितना है, 1.39। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा आर्क, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 1.39 है। ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.44, और बेटा ब्लू का गिवन है बच्चे हमारे पास 1.47, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आउट ऑफ द थ्री विच कलर विल emerge out of the face AC, justify your answer, trace the path of these ray after passing through face AB। आपको जो है क्या करना है, इन रेज का जो है आपको पाथ बताना है कि वो रे कहाँ से जाएगी, और ये बताना है कौन सी रे जो है इमर्ज आउट हो जाएगी फेस AC से ना। अब देखो आपको एक बात पता है बेटा, यहाँ सीधी 90 डिग्री पे टकरा रही है रे ना, तो ये तो यहाँ टकरा गई, ये भी यहाँ सीधी जाएगी, ये भी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। इस फेस का नॉर्मल क्या है बच्चे, इस फेस का नॉर्मल ये है। तो आपको पता है जितना ये एंगल है उतना ये एंगल होता है, ये 45, ये भी 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री। ये सब क्वेश्चंस बेटा मैंने अपनी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन वाली जो सीरीज है उसमें रे ऑप्टिक्स के अंदर समझा रखे हैं सारी चीजें ना। जिसका TIR का कंसेप्ट क्लियर ना हो ना, तो बेटा वो PYQs देख सकते हैं। थोड़ा क्या बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस वीडियो को देख के, फिर आप इस वीडियो को अच्छे से लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन
अच्छे से चुटकी में आप कर देंगे, ठीक है बेटा। देखो फटाफट से, तो आप देख रहे हैं कि हर रेज के लिए, जैसे रे यहाँ सरफेस पे टकराती है एसी पे, तो हर रेज के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू है बेटा 45 डिग्री। कितनी है ये? 45 डिग्री आ गई हमारे लिए ना। अब आपको जो है क्या बताना है कि भाई तीनों रे जैसे यहाँ टकराई है ना, मान लो ये एक एक डैश पॉइंट है, ये दो डैश, ये आपका तीन डैश है ना। अब ये रे कहाँ जाएगी वो आपको बताना है। तो आप देखो, हम एक बात जानते हैं कि बेटा जो आपका, यदि आपका आई जो है वो ग्रेटर देन आई सी रह जाए तो हम जानते हैं कि टी आई आर होता है। ये हम कंडीशन आती है हमें ना, ठीक है। ओके, यदि मैं दोनों तरफ का बेटा साइन ले लूँ, साइन टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आई सी हो जाएगा। इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1/sin आई, जैसे आप उल्टा करेंगे तो बेटा साइन हो जाएगा चेंज बीच का, दिस विल बी 1/sin आई सी। एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे ऐसे करने बैठेंगे कि भाई आपके पास ब्लू का गिवन है, तो आपने यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, साइन आई सी निकाल लेते हैं 1/sin आई सी इक्वल टू म्यू वाले फॉर्मूले से, तो बेटा इसकी वैल्यूज दिक्कतें पैदा करेगी आपको ना। तो आप इनकी वैल्यू से साइन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे फॉलो करना है। 1/sin आई सी बेटा क्या होता है? म्यू होता है, तो इसका मतलब ये आ गया म्यू आपका 1/sin आई। तो आप देख रहे हैं कि म्यू जो है ग्रेटर देन है बेटा किससे? 1/sin आई से ना। यदि मैं साइन आई की वैल्यू यहाँ पुट अप करूँ, आई कितना बेटा 45 डिग्री है, तो हमारे पास आ गया म्यू ग्रेटर देन 1/sin 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो बेटा ये घूम के आ गया ऊपर √2, और √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414। मतलब कहने का क्या है कि बेटा यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.414 होगा इस ग्लास के लिए, तो आपका जो है TIR होगा, वरना नहीं होगा। अब आप देख लो फटाफट से आपकी कौन सी रे का TIR होगा, कौन सी का नहीं होगा। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है उसका तो TIR हो जाएगा। देखो बेटा जैसे आप देख रहे हैं 1.47 है यहाँ पे ना, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। इसका मतलब ये रे तो बेटा यहीं अंदर ही चली जाएगी, ये तो TIR हो गया इस रे का ना। ये वाली रे जो है सरफेस से बाहर नहीं आएगी। दूसरी बात, जो यदि ग्रीन की बात करते हैं तो बेटा 1.44 है, यहाँ पर 1.41 है, तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम है। देखो ये भी ज्यादा है, 1.47 भी ज्यादा है, 1.44 भी ज्यादा है, ठीक है, इसके कंपेयर में ना, तो इसका भी TIR हो जाएगा। लेकिन यदि आप 1.39 की बात करें, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू इसके ना, तो रे कहाँ जाएगी बेटा? बाहर निकल जाएगी सरफेस से। और आपको पता है कि ग्लास से जब एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो रे जो है इधर चली जाएगी इस तरफ ना, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस बन गया, तो बेटा ये हो गया इसका पाथ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बच्चे 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो मैं ये समझा चुका हूँ आप लोगों को, अभी फटाफट फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ना। लिखा है कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है ये रहा, ठीक है बेटा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अंदर मीडियम का पूरे का? N2 है। इज हेल्ड इन ए रिफ्रैक्टिव रिफरेंस मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। ये जो है किसी मीडियम में रखा गया है। ट्रेस द पाथ ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस व्हेन n इज इक्वल टू N2, n इज लेस देन N2, n इज ग्रेटर देन N2। मतलब आपके पास 3 केस बना दिए इसने। तो मान लो बच्चे ये है, देखो एक केस ये रहा, एक ये रहा, और एक यहाँ बना लेते हैं इधर, ठीक है। ये आपका तीसरा केस है। आपको पता है जो ये ग्लास है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2 है। यहाँ से मान लेते हैं 3 रेज आ रही है, एक रे, 2 रे और 3। तीनों केसेस में जो है 3 रे है आपके पास। पहला केस ले लेता हूँ बच्चे में कि मान लो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, कि जिस मीडियम से आप आ रही है, मान लो ये N1 मीडियम से आ रही है और जो N2 है इसका ग्लास का मीडियम, वो दोनों सेम है। देखो आपको मैंने यहाँ एक बात समझाई थी अभी, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो है ग्लास के मीडियम के बराबर हो जाए तो बेटा फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। मतलब बेसिकली क्या है, वो प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। यहाँ तो रे जो है विदाउट विदाउट डाइवर्जन निकल जाएगी सीधी ना, तो ये सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधे निकल गए, क्योंकि देखो देखो मीडियम में चेंज ही नहीं आया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है। मान लो एयर था तो एयर ही बना रहा ना, तो डाइवर्जन कुछ नहीं हुआ इनके अंदर रेज के, ठीक है। दूसरी बात देखो, यदि आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का N2 किसका है बेटा? देखो N2 मटेरियल का है ना, तो यहाँ पे जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है मटेरियल से ना, लेंस से कम है ना। तो यदि यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, इसका मतलब थर्ड वाली कंडीशन कि आपकी जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कम रहता है एज कम्पेयर टू लेंस की, तो बेटा फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी। यदि कहीं पूछा गया है कि फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा,
तो फोकल लेंथ विल बी इंक्रीजेज, ध्यान रखना, ठीक है। एज कम्पेयर टू ग्लास की जो फोकल लेंथ थी उससे ज़्यादा हो जाएगी अपना। अब नेचर कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। जैसे ये कॉन्वेक्स है ना, तो कन्वर्जिंग की तरह काम करता है, तो अभी भी ये कन्वर्जिंग की तरह ही काम करेगा। जो रे सेंटर से जा रही है वो तो बेटा सीधी निकल जाएगी, लेकिन ये रे क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ज होकर यहाँ एक पॉइंट पे मिल जाएगी। तो ये इसका डायग्राम हो गया। यदि हम यहाँ वाला केस लेते हैं कि इस बार मीडियम का ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ग्लास के ना, तो आप देखते हैं कि यदि मीडियम का ज़्यादा है ग्लास के कंपेयर में, तो आप ऑब्जर्व करते हैं फोकल लेंथ तो बढ़ी, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है ना वो हो गई बेटा चेंज। यदि ये कॉन्वेक्स था तो ये काम करेगा कॉनकेव की तरह, और यदि कॉनकेव होगा तो बेटा काम करेगा कन्वेक्स की तरह। जो सीधी रे आ रही है वो तो सेंटर से जो पास हो रही है वो तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन ये यहाँ से डाइवर्ज होकर बाहर भाग जाएगी। मान लो यहाँ एक दो रे और होती तो ये भी बेटा बाहर भाग जाती, यहाँ पे होती तो ये भी इधर चली जाती ना। तो ये अब कैसे काम कर रहा है, डाइवर्जिंग की तरह ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है वही, बस केवल इस बार कॉनकेव लेंस कर दिया है ना। मतलब आपके पास जो है इस तरह का है, ये आपका कनकेव है। तीन केसेस वही है, सेम टू सेम यहाँ पे भी, और मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ ये चीज़ें, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो यदि यहाँ पे सेम होगा तो बेटा सेम वाले तो सीधी निकलेगी, इसका पाथ बना लेते हैं, समझ आप गए होंगे। दूसरी बात, यदि मैंने जो है मीडियम वाले को ज़्यादा कर देता हूँ एज कम्पेयर टू किसके, ग्लास के, तो उसकी पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। चेंज होती है क्या काम करेगा, ये एज ए कॉन्वेक्स की तरह काम करना शुरू कर देगा। एक रे येरी, एक रे येरी, एक रे येरी ना। तो ये कैसे करेगा, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्ज कर देगा, ये रे को बेटा मिला देगा ऐसे ना। लेकिन यदि आपका बच्चा N1 जो है लेस है N2 से, मतलब आपकी जो मीडियम की है वो कम है एज कम्पेयर टू ग्लास के, तो जैसे ये काम करता है वैसे ये काम करता रहेगा। ये डाइवर्जिंग लेंस है तो बेटा ये डाइवर्ज ही करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है इस बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, आपके पास जो है तीन लेंस गिवन है। ये बेसिकली जो है लेंस फॉर्मूले पे बेस है। आपको पता है बेटा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इजकल टू होता है 1/f, ठीक है बेटा। इस पे बेस है ये क्वेश्चन ना। समझो क्या है, आपके पास तीन लेंस गिवन है L1, L2 एंड L3, और तीनों की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 30 है। 30 सेंटीमीटर बेटा फोकल लेंथ इसकी, और इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। आर प्लेस कोएक्सियली एज शोन इन द फिगर, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंथ L1। देखो आप देख रहे हैं कि जो L1 लेंस है यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। आप क्या बोल रहे हैं आगे, द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द फोकस आई। हमें जो है फाइनल इमेज कितने पे मिल रही है, 30 सेंटीमीटर पे मिलती है। आपको बताना है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2 एंड L2 एंड L3। देखो बेटा आपके पास जो जो गिवन वेरिएबल है आप उनके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करो। यदि मैं पहले L1 लेंस के लिए काम करता हूँ, देखो जो आपका ये L1 लेंस है इसमें आप देखें कि जो U की वैल्यू आपको गिवन है कितना है, माइनस का 60 हो जाएगा। आपके पास फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है कितनी है, 30 सेंटीमीटर बेटा। तो यहाँ से मैं इसकी इमेज निकाल सकता हूँ कि ये कितने पे इमेज बनाएगा, क्योंकि आपके पास लेंस फॉर्मूला है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपने 1/f की वैल्यू पुटअप कर दी, 1/30 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/60। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, आप इसे v को सोल्व कर लेंगे तो बेटा v की वैल्यू आ गई हमारे पास, मान लो कितनी आई है, 60 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने आया भी हमारे पास आ गया बेटा 16, ठीक है। अगली बात देखो, अब यदि मैं यहाँ से अब भाई आगे तो हमें पता नहीं कैसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो हमें एक बात पता है ना कि यार जो आपका ये L1 लेंस था इसने जो इमेज बनाई है, यहाँ से मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ना एक रे यहाँ से यहाँ पहुंची, एक रे सेंटर से निकली। अब हमें ये नहीं पता ना कि जो ये इमेज बना रहा है वो यहीं बना रहा है, इस लेंस के इधर बना रहा है, या फिर हो सकता है ये जो इमेज है वो इस लेंस को क्रॉस करके बने ना। ये तो नहीं पता ना हमें कि इमेज कहाँ बनेगी ना। तो हमने मान लिया अभी कि v जो है कितना है, 60 है। अगली बात समझो बेटा आप ना, अब हमें अगर L2 का वेरिएबल नहीं गिवन है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यार जो, ये तो पता है हमें कि L1 की जो इमेज होगी वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, लेकिन यार L2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा वो नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पीछे से उठाते हैं। आपने क्वेश्चन को पीछे से उठाया L3 लेंस के लिए ना, यदि मैं L3 लेंस के लिए देखूं तो बेटा आपके पास v कितना बन रहा है, 30 सेंटीमीटर।
क्योंकि आपकी इमेज कितने पे है 30 पे, और फोकस भी कितने पे बच्चे आपका 30 पे। यदि आपकी इमेज फोकस भी बन रही है, इसका मतलब क्या है कि जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, या आप फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं इसको। यदि मैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाऊं, ये हो गया बेटा 1/30, ये भी हो गया 1/30 माइनस का 1/u। तो बेटा u1/u इक्वल टू क्या आ गया 0, और u कितना आ गया आपके पास इन्फिनिटी। इसका मतलब इस L3 लेंस के लिए जो आपका u है वो कितना है बेटा इन्फिनिटी है। इट मीन्स क्या है कि यार u इन्फिनिटी हुआ तो जो L2 था उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी, क्योंकि बेटा L2 लेंस की जो इमेज होगी ना वही तो काम करेगी L3 के लिए ऑब्जेक्ट का। तो L2 की इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पे। सो L2 लेंथ के लिए यदि मैं बात करता हूँ v कितना हो गया बेटा इन्फिनिटी हो गया, और u हमें पता नहीं है, u हमें निकालना है। फोकल लेंथ हमें पता है बेटा कितना है 30 है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को लगाओ। यदि आप फिर से इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाया आपने, तो 1/f कितना है 30 है बेटा, ये माइनस का 1/, ये तो 0 हो गया, तो आपका जो 1/u है वो कितना आ गया बेटा 1/v माइनस 1, ये वाला टर्म 0 होगा यहाँ पे ना, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे क्या आएगा u आएगा, ठीक है। तो 1/u इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 1/30, तो u इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस का 30। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार जो L2 लेंस है ना उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पे है माइनस का 30। इट मीन्स क्या है यहाँ समझ लो अब आप ना, और मैं इसको मिटा देता हूँ जो ये मैंने बना के आपको समझाया था, ठीक है बेटा। देखो अब आप समझ लो ये क्या बोल रहे हैं कि जो L2 है ये वाला लेंस है, इसका ऑब्जेक्ट कितने पे 30 पे है, और माइनस में है, इसका मतलब इसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर इधर है, ये इसका 30 पे ऑब्जेक्ट हुआ ना। और आपको पता है यार इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो L1 की इमेज होगी, और बेटा L1 की इमेज कहाँ बन रही है, आपको पता है कितने बन रही है 60 पे बन रही है। इसका मतलब ये रे आके कहाँ मीट करेगी यहाँ पर ना, तो ये वाला 60 है आपके पास और ये वाला 30 है, तो दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन कितनी होगी बच्चे 90 ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ऐसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को ना। तो L1 और L2 के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई 90 हो गई, और L2 और L3 के बीच में आप जो बेटा कुछ भी कह नहीं सकते ना, ये फाइनाइट डिस्टेंस है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एनी फाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि ये कहाँ बना रहा है, ये तो भाई इन्फिनिटी पे बना रहा है, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। देखो बेटा ये भी वर्ड आप ध्यान रखना, इक्वी कॉन्वेक्स, यदि कहीं इक्वी कॉन्केव आ गया तो क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा। देखो भाई इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि ऐसे लेंस जिनकी इक्वल रेडियस हो, लेकिन यदि कॉन्वेक्स है तो बेटा ध्यान रखना R1 की वैल्यू प्लस की R होगी और R2 की वैल्यू बेटा आप माइनस का R लेंगे। यदि आपका इक्वी कॉन्केव है, सॉरी कॉन्केव है ना, ठीक है बट ध्यान रखना, तो R1 की वैल्यू आप क्या लेंगे माइनस का R लेंगे, और R2 क्या लेंगे बच्चे आप प्लस का R लेंगे। बस दोनों में यही गैप है, यही दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब आपकी जो रेडियस है वो R1 तो R के बराबर है, और जो R2 है वो बेटा आपके माइनस का R है, ठीक है। और फोकल लेंथ, इनिशियली आपकी फोकल लेंथ भी पता है कितनी है 15 सेंटीमीटर, इज कट इनटू टू इक्वल हाफ। इस लेंस को देखो इस तरीके से काट दिया गया बीच में से ना, एज शोन इन द फिगर दिस, ओके। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, इसकी फोकल लेंथ बतानी है कि जैसे आप काट देंगे इसको तो अब फोकल लेंथ कितनी रह जाएगी। चलो बेटा बताओ कैसे करेंगे सोल्व। अब आप देखो यदि मैं यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करता हूँ, आपको पता है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूले के हिसाब से जो नॉर्मल पहले एफ है 1/f इक्वल टू क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। अब आपको R1 R2 भी पता ही है, तो बेटा ये हो गया म्यू माइनस 1 R1 1/r और माइनस ऑफ 1/ माइनस का R, तो ये तो प्लस का बन गया, तो बेटा ये हो गया हमारे पास, ये प्लस हो गया तो 2/r हो गया, तो ये बन गया 2 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई। तो मेरे पास पहले जो हमें गिवन था उसके हिसाब से एक फॉर्मूला मिल गया, रिलेशन मिल गया हमारे पास, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन तो ये हो गई ना। अब हमसे बोला गया है कि इसे आप क्या काम कर दिया, आपने इसे काट दिया आपस में। यदि मैं ईच हाफ के लिए बात करूँ अपना समझना बेटा, ठीक है। जैसे आपने ईच हाफ किया है तो आप जैसे काटेंगे तो आपको फील होगा कि लेंस जो है इस तरह का नजर आएगा। इस तरह का नजर आने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो कॉन्वेक्स है आपका
जो कि आपकी आर हो गया। लेकिन बेटा एक तरफ क्या है, प्लेन मिरर हो गया ना आपका, और प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इन्फिनिटी ना। तो R1 आपके पास R हुआ, R2 आपके पास क्या हो गया बच्चे, इन्फिनिटी हो गया ना। फिर आपने फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, तो मान लीजिए इस बार फोकल लेंथ कितनी हुई, एफ डैश हो गई ना, जो कि क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ये होता है 1 अपॉन R1 तो बेटा R हो गया, माइनस के साथ 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बच्चे, 0 होता है, ये 0 हट गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, μ-1 अपॉन में R। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को देखो ये सेकंड थोड़ा सा ना, 1 अपॉन एफ डैश क्या आ गया बेटा, μ-1 डिवाइड बाई R। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप दोनों इक्वेशन को जो 1 और 2 है इसे डिवाइड मार दो। तो यदि हम डिवाइड मारते हैं 1 को 2 से ना, 1 डिवाइड बाई 2, तो बेटा हमारे पास जो एफ डैश आया वो कितना आ जाएगा, देखो μ-1 तो पूरा कट ही जाएगा, आर से आर कट गया, तो ये 2 आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ। तो बस एफ तो हमें पता ही है ऑलरेडी कितनी है, 15 है, तो बेटा कितना हो जाएगा 30। इट मीन्स क्या है कि यदि आप लेंस को जो है बीच में से काट देंगे, तो आपकी जो दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ होगी ना, वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी इनिशियल के ना, तो 30 हो जाएगी दोनों की ना, एक की 30 दूसरे की भी 30। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से ना। देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था क्वेश्चन ना, और 4 साल हो गए क्वेश्चन के आए हुए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ढंग से समझना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मेरे हिसाब से। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ना सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, ये वो क्वेश्चन है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जो है इस बार जो है, जो आपकी एडिशनल वाली एक्सरसाइज है वो तो कटी हुई है पूरी। बेटा कटी जरूर है, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स आपके है इंक्लूड ना, यदि उसमें कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो वो सिलेबस में है, वो क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके जो टॉपिक रिलेटेड है उसमें से कोई आएगा तो बात अलग है, वो तो नहीं आ सकता, और जो एडिशनल के अंदर है। लेकिन यदि एडिशनल के अंदर वो क्वेश्चंस है कि जो सिलेबस में है, तो बेटा वो आ सकते हैं। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। चलो बेटा फटो फटाफट से ना। ये बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल है अपना, ये आपने किस बच्चे ने प्रैक्टिकल में करा होगा, जिसके स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराए गए हो तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। ये बोल रहा है बेटा आपके पास एक फिगर है 9.20 से बना रखी फिगर यहाँ पे ना। ठीक है, शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। देखो पहली बात तो ये इक्वी कॉन्वेक्स है, जो ग्लास है ना यहाँ पे आपके पास, ये जो रखा हुआ है ग्लास, इसका जो है ये इक्वी कॉन्वेक्स है। मैंने आपको बताया था अभी, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है बेटा R1 की वैल्यू प्लस की R है, और R2 की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस की R है। ठीक है, और यहाँ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमें गिवन है, कितना है 1.50। डन। आगे चलो, इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर। देखो यहाँ प्लेन मिरर लगा रखा है नीचे की तरफ, ये ना, ये आपका बेटा वाटर भरा हुआ है, यहाँ पानी है आपका ना। जिसने एक्सपेरिमेंट किया उसे पता होगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाटर भर दिया, यहाँ उसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ये ना जो हमारा ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ना। A small needle with its tip on the principal axis move along the axis ना। ये देखो ये निडल है आपकी ना, क्यूपी जो है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये जो सीधी लाइन आ रही है यहाँ से ना, ये आपकी जो है इस निडल को जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव कराते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, कब तक मूव कराते हैं, जब तक कि इसकी इमेज जस्ट बिल्कुल उल्टी ना मिल जाए ना इनको। अब आप क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45.0 सेंटीमीटर। If the liquid is removed and the experiment is repeated, the new distance is measured to be 30 सेंटीमीटर। मतलब जब आपका लिक्विड यहाँ था, तो आपका जो लेंथ की जो लेंथ है ना, बेसिकली जो फोकल लेंथ आई है वो कितनी आई है बेटा, 40 सेंटीमीटर। ये तो विद आपके लिक्विड है ना, यदि आपने लिक्विड को रिमूव कर दिया तो कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो ये लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो फटाफट मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को करना कैसे है, या ऐसे क्वेश्चन को समझना कैसे है। पहली बात तो ये है, देखो बेटा पहली बात तो मेरे को गिवन क्या चीजें है, आपको डिस्टेंस गिवन है ना, तो डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस पहले केस में कितनी है, 45 है। इट मीन्स क्या है कि वो उसकी फोकल लेंथ है, और ये किसकी फोकल लेंथ है, देखो ये उसकी फोकल लेंथ है कि जो आपका ग्लास था यहाँ पे, समझना, यहाँ आपका बेटा प्लेन मिरर रखा हुआ है, और यहाँ जो है ये पानी भरा हुआ है ना, ये इस तरह से है ना। जब आप इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे नीचे यहाँ पानी डालने के बाद, लिक्विड डालने के बाद ना, तब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो आपकी फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 45 ना, समझ लेना बेटा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जो ये 45 लेंथ
वो आ रही है आपकी ना, ये कॉम्बिनेशन की है। किसके कॉम्बिनेशन की? एक तो आपका इसमें कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस की है, प्लस जो आपका यहाँ नीचे ये लेंस बन रहा है, देखो ये वाला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला देखो बेटा, ये जो आपका लेंस बन रहा है ना, ये कौन सा लेंस बन रहा है? ये आपका इस तरह का लेंस बन रहा है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है? ये आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस बन रहा है ना। तो ये हमारे पास जो है दो लेंस की जो है प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस की हमारे पास जो है क्या आ रखी है? ये फोकल लेंथ है नेट की ना। जब आपके पास यहाँ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस भी है और आपका वाटर भी भरा हुआ है। लेकिन दूसरे केस में इसने बोला कि यदि इसने वाटर को निकाल दिया तो मान लो अब इसकी फोकल लेंथ किसकी आएगी? अब हमारे पास केवल और केवल इस गिलास की आएगी जो हमारे पास था। इसकी फोकल लेंथ कितनी बची है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये किसकी है? ये आपके पास जो है ग्लास की है, ध्यान रखना। और जो हमारे पास पहली है वो कॉम्बिनेशन की है ना। अब यहाँ से यदि मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दूँ तो बेटा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपके दो छोटे लेंस ना, स्मॉल लेंस जो है कॉम्बाइन हो रखे हो, तो जो उनकी फोकल लेंथ है वो होती है बेटा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एफ तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, कितनी है? 1/45 है, इक्वल टू 1/f1 हमने 30 इसकी मान रखी है ग्लास की, प्लस 1/f2। ये हमारे पास किसकी आ जाएगी? ये हमारे पास आएगी बेटा प्लेनो कॉनकेव की, ठीक है, जो यहाँ लिक्विड के साथ लेंस बन रहा है ना। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो बेटा मेरे पास आ गया F2 इक्वल टू माइनस का 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो जो हमारे पास यहाँ ग्लास बन रहा है ना, ये इसकी फोकल लेंथ जो वाटर है, सॉरी नीचे यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ आ गई माइनस का 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। देखो हमें यहाँ पे एक ही कॉन्वेक्स लेंस गिवन था। यदि मैं इस चीज को उठाता हूँ यहाँ से ना, सेकंड पार्ट इसका, पहला पार्ट में हमने इसकी फोकल लेंथ निकाल ली, दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जहाँ पे R1 इजकल टू प्लस का R है, जो आपका बेटा R2 है वो आपका पास माइनस का R है, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हमें पता है 1.50 है। यदि मैं यहाँ से लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करता हूँ तो आप जो है 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को पुटअप करो जो भी हमारे पास गिवन है। 1/f किसकी है? ये देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और लेंस की फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कितनी आई थी? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू माइनस 1/50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.50, 1/R हो गया बेटा, ये हो गया 1 प्लस 1/R, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 0.50 इंटू 2/R हो गया। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा R की वैल्यू आ गई हमारे पास पूरी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो पूरा ऊपर 1 ही बन जाएगा। तो हमें जो रेडियस भी मिल गई, R मिली हमें, F मिला हमें, ठीक है। फोकल लेंथ हमें पता है किसकी? वाटर की जो आई थी हमारे पास, और जो हमारा लेंस यूज कर रहे हैं हम उसकी हमें R मिल गया ना। अब आएगा आपका फाइनली चीज ना। देखो आप ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जो नीचे यहाँ लेंस बन रहा है ना, कौन सा? वाटर का जो लेंस बन रहा है वो आपको ऐसे हो जाएगा वाटर में, ये नीचे प्लेनो है और यहाँ ऊपर ग्लास था, ऐसे पूरा देखा जाए तो ना ये ऐसे था ना। यदि मैं नीचे केवल इस लेंस की बात करूं जो पानी का लेंस बना हुआ है, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये जिसे मैं बोल रहा था प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ प्लेन है बेटा, एक तरफ आपका कनकेव सरफेस बन रहा है, ठीक है। समझते हैं ना बेटा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपके दिमाग में फिट हो गया तो फिर बल्ले बल्ले 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है बेटा। प्लेनो कॉनकेव ना। अब देखो आपको पता है एक तरफ से प्लेन है तो इट मीन्स क्या है? इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो बेटा इन्फिनिटी होगी, और ऊपर से क्या है? ये इस शेप का है, और इस शेप की हमें रिफ्लेक्टिव इसकी जो रेडियस है हम निकाल चुके हैं पहले से ही। कितनी है आपके पास? 30 है, लेकिन यहाँ ये कॉनकेव शेप में है तो दिस विल बी माइनस का 30 ले लेंगे इसे हम, ठीक है। और इस लेंस की हमें ऑलरेडी फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं, कितनी थी? माइनस का 90। देखो बेटा आपको R पता है, R1 पता है, R2 पता है, F पता है ना, बस सीधा म्यू निकल जाएगा। आप दोबारा से इसमें जो है लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर दो। सो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इसे म्यू डैश मान लेते हैं इस बार ना, जो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू पुटअप करो, फटाक से आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया बेटा 1/माइनस का 90 म्यू डैश माइनस 1/R1, ये आपका माइनस का 30 और माइनस 1/इन्फिनिटी। ये तो बेटा जीरो हो गया ये टर्म 1/इन्फिनिटी वाला, ये बन गया माइनस का 1/30 म्यू डैश माइनस 1।
यहाँ माइनस का 1/90, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 3 आ गया। इसे आप जब चेक करेंगे तो बेटा न्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपके पास 1.33। तो ये हमारा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया जो यहाँ वाटर का लेंस बन रहा है, विच इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव ना। तो ये बेटा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये बेटा क्वेश्चन है किस पे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका जो है किसका है, टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो पढ़ो फटाफट से ना। क्या बोल रहा है, आई स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतनी सेंटीमीटर। आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पता है, एफ ओ पता है हमारे पास 140 सेंटीमीटर। जल्दी फटाफट थोड़ा सा स्पीड से करते हैं इन चीजों को। ठीक है, आपके पास बेटा आई पीस की फोकल लेंथ पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन, नंबर एक चीज, पहला केस देखो, when the object is in normal adjustment। देखो बेटा नॉर्मल का मतलब होता है कि जब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। और यदि इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे इसका एफ नॉट अपॉन एफ सी। सीधी वैल्यू है, पुट अप कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ बेटा, ये आ गया सीधा 28। ठीक है, दूसरा केस देखो, द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर। तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन एफ सी 1 प्लस एफ थ्री अपॉन में डी। अब सारी वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, एफ नोट अपॉन एफ थ्री सीधा 140 अपॉन 5 ही आ गया, 1 प्लस एफ ही हमारे पास कितना है 5 है, और डी कितना है 25 ना। तो इनको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, जो मैग्निफिकेशन आ गई वो आ गई 33.6। अब आगे पढ़ो फटाफट से, ये क्या बोल रहा है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू, ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान रखना, टू व्यू ए 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो ये बोल रहा है कि जो आपका टेलीस्कोप है ना, आपको पता है टेलीस्कोप में बेटा दो लेंस होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स, सॉरी दोनों होते हैं कॉन्वेक्स ना आपके, लेकिन एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं बच्चे आई पीस ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब ये बोल रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ आपका कहीं आई पीस होगा, और ऑब्जेक्टिव अपना क्या होता है इसमें बहुत बड़ा होता है, जितना एज मच एज पॉसिबल बन जाता है, ये आई पीस है। समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ से जो ये है 100 मीटर एक लंबा टावर है जो 3 किलोमीटर दूर रखा गया है। यहाँ से मतलब मान लेते हैं यहाँ है ये ना, ये 3 किलोमीटर दूरी पर रखा गया और एक 100 मीटर का टावर है बेटा। ठीक है, इससे हम इस टावर को देख रहे हैं किससे, टेलीस्कोप से ना। तो आपको पता है बेसिक सी बात है यार, जो ये जो रे बनाएगा, क्योंकि यार 3 किलोमीटर दूर है आपका ना, तो यहाँ से जो रे बनाते ये इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, वो इसके फोकस पे बना देगा। ये इसके फोकस पे इमेज बन गई, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस ना। आपसे पूछा है कि आप जो है इमेज इसकी हाइट बतानी है, ये इसे मान लो एच डैश इसकी हाइट है ना। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, यदि बेटा देखो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा आपका ना। यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, इस ट्रायंगल में आप टेन अल्फा लगा दो फटाफट से ना। तो बेटा देखो यहाँ का जो टेन अल्फा आएगा, टेन क्या होता है बेटे, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन में 3 किलोमीटर है, तो ये कैंसिल 3000 मीटर हो गया आपका। ये कट गया यहाँ से, एक से एक है, एक भी है, 1/30 आ गया। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 1/30। ठीक है, यहाँ से ना यदि मैं अब इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, इधर वाले ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ से बच्चे टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा एच डैश डिवाइड बाई फोकल लेंथ। और एच डैश तो हमें चाहिए, फोकल हमें पता ही है ऑलरेडी, फोकस कितना है इसका 140 है। दोनों की इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तो बेटा ये आ गया 1/30 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में 140। जब यहाँ से आप एच डैश निकालेंगे तो फटाक से आप एच डैश निकाल लो, एच डैश कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 30। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू 4 पॉइंट नियर अबाउट आएगी, 4.67। ठीक है, तो इतनी हाइट आपकी रहेगी इसकी टावर की दिखाई देगी जो। ठीक है, जो कौन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। अच्छा, जो हमें दिखाई देगी, क्योंकि हम तो बेटा यहाँ से देखते हैं ना बेसिकली, जो हमें आपको दिखाई देगी इसकी फाइनल इमेज वो बतानी है, उसकी हाइट कितनी होगी, यदि इफ इट इज फॉर्म एट 25, यदि वो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो तो अब आप ये देखो, देखो बेटा जो ये इमेज बनी थी, जो किसने बनाई थी, ऑब्जेक्टिव ने, ये काम करेगी इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट का ना। यदि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई जो हमें आई है हमारे पास ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी हमारे पास इस केस में
4.67 जो भी है हमारे पास ये ना 14 अपॉन में जो 3 आई है ये हमारी जो है हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि 140 अपॉन 30 था ना, तो ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई इस वाले के लिए। अब यहाँ से रे यहाँ जाएगी इसके ऊपर आई पीस पे, तो यहाँ से यदि मैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस निकाल लूँ, आपको पता है क्या होती है 1 प्लस डी वाई एफ होती है, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करो फटाफट। 1 प्लस 25 सेंटीमीटर बोल रहा बन रही है, एफ की वैल्यू पता है ये कट गया 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई, और बेटा मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। ये हमारे पास 6 गिवन है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है और एच आपके पास गिवन ही है, तो बेटा इमेज की क्या हो जाएगी 6 इंटू एच, तो 6 इंटू 14 अपॉन में 3, इसे आप कैलकुलेट करो 3 में 6, ये आ गया बेटा 28 सेंटीमीटर। मतलब जो आपको दिखाई देगी वो कितनी होगी 28 सेंटीमीटर की आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस टावर की हाइट फाइनली ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अर्जेंट, ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length। देखो ये बेटा क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीके का ये पीछे हमने किया है। 15 सेंटीमीटर का आपका ये फोकल लेंथ है इसकी। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पे आईपीस की फोकल लेंथ भी पता है 1 सेंटीमीटर इज यूज, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो सीधा ये तो आप इजीली कर सकते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन बतानी है आपको, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास है ही, पहला क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था सेम यही लग रहा है मेरे को। एफ नोट बाई एफ ये वैल्यू होगी 15 अपॉन में 1 सेंटीमीटर है ये, देखो ये 15 मीटर है ना, डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 15 मीटर मतलब इंटू 10 की पावर 2 कर दो इसे, ये 1 है ये तो कट गया, तो 1500 आ गया इसका मतलब। जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो कितनी है 1500 है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। वही सेम क्वेश्चन है बेटा इसमें ना, इसमें जो अल्फा वाला कंसेप्ट लगाना है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ले लेता हूँ मैं, जो पहला लेंस ये आपका मून है कहीं यहाँ पे ना, और मून का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है इनिशियली ना, मतलब ये हमें गिवन हो गया एक तरह से बेसिकली ना। ये कितनी है हमारे पास 3.48 इंटू 10 की पावर 6 है ना। रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट, आपकी ये रेडियस भी पता है हमारे, जैसे पीछे क्वेश्चन में गिवन था 3.8 इंटू 10 की पावर 8 है हमारे पास इस बार। तो यहाँ से रे टकराई, ये कहीं इसने मान लो ये इमेज बना देना, ये हाइट है जो हमें निकालनी है, आपको बताइए कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा, और फोकस कितना है ऑब्जेक्टिव का 15 है। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप पीछे वाले सोल्व कर लेंगे इसको ना, अल्फा ये भी अल्फा 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो जो इसकी हाइट आएगी है ना, ये जो डायमीटर आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 13.73 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा, अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, ठीक है, ग्लास का ये बचे हमारे पास 1.5। आगे बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ईच ऑफ द टू सरफेस इज, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो देखो आपका क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब जो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 लिखूं तो वो हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगी हमारे पास माइनस का 20, 20 को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.2 मीटर में, ठीक है। ये भी आपके पास क्या आ गया 0.2 मीटर, ठीक है यहाँ तक। तो आगे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द लेंस व्हेन इन प्लेस, व्हेन प्लेस इन एयर टू इट्स पावर व्हेन इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। एक बार बोल रहा है यदि एक बार एयर में पुटअप कर दिया और एक बार आपने जो एक लिक्विड में पुटअप कर दिया, तो जो दोनों की पावर आएगी ना उनका रेशियो क्या है। देखो फटाफट से आप पावर का फॉर्म में डाल दो यहाँ पे, बस ना आपने पढ़ रखा है कि बेटा जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 या म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है बेसिकली यहाँ पे ना 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और 1 अपॉन एफ को पावर बोलते हैं हम ना। तो बेसिकली जो हमारी पहली इक्वेशन बनी पहले के हिसाब से ना, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो यदि एयर होता तो एयर टू ग्लास जाती तो बेटा ऊपर आया था ग्लास का, नीचे एयर का, और एयर का 1 होता है तो यहाँ आ गया 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, ठीक है। अब दोनों वैल्यू पुटअप कर दो, जो पहली पावर आ गई P1 मान लेते हैं इसको ना, तो ये बन गया बेटा ग्लास का हमें गिवन है 1.5 माइनस 1, और R हमारे पास है 0.2 है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी 0.2 हो गया,
इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया बेटा हमारे पास 5 डायोप्टर। कितना आएगा इसका आंसर? 5 आ जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर, ये 5 है। ठीक है बेटा, सेम वे में आपने P2 निकाला पावर दूसरे वाले का, तो इस बार हमारे पास क्या बोल रहा है, व्हेन इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 ना, मतलब आपका जो है, आपका जो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 1.5 था, इस बार आपने जो है कम वाले में डाल दिया है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई ग्लास का, और नीचे लिक्विड का आएगा जो भी आपका मीडियम है, माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2। आप यहाँ पुट अप करो, देखो ग्लास की वैल्यू भी पता है आपको, मीडियम की पता है, R1 R2 तो ऑलरेडी पता ही है, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू आएगी बेटा 2 डायोप्टर ना, दोनों को डिवाइड मार दो, तो P1 बाई P2 इक्वल टू क्या आ गया 5/2, ये इसका रेशियो आ गया 5/2। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आप फटाफट से, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या है बेटा 95 प्लस है, इसलिए उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। बस आपको अच्छे से PYQs लगाइए इसके, वहां से आपका कंसेप्ट बनेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है ग्राफ्स वाली ना, उसमें 12th क्लास के सारे ग्राफ है। ठीक है बेटा, उसकी जो PDF है वो भी आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, और इसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक कहाँ है, नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चे, वहां से आप लिंक देख लेना, अच्छे से डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई करना बस ना। तो मैं बता रहा था आपको, जो मैंने वीडियो अपलोड की है कौन से ग्राफ से रिलेटेड ना, जिसमें 12th फिजिक्स के सारे ग्राफ्स है ना, तो बेटा वो स्पेशली क्या है कि वो कंसेप्ट मेकिंग वीडियो है, 1-1.5 घंटे की वीडियो है वो। उस वीडियो के अंदर यदि आप उसी वीडियो को अच्छे से पूरा देखते हैं तो आप फील करेंगे कि पूरा 1.5 घंटे में आपका पूरा फिजिक्स 12th का रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें खाली ग्राफ्स नहीं है, हर ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया है, और हर एक्सप्लेनेशन के अंदर फॉर्मूला यूज है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, क्या उसका मतलब है, या किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो पूरा फिजिक्स ही रिवाइज है एक तरह से ना, और वो आपकी कंसेप्ट मेकिंग वीडियो है। ठीक है बच्चे, चलो देखो फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लिखा है बेटा हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर ना, हमें फोकल लेंथ पता है, इनिशियली हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है 0.2 मीटर है, एंड मेड ऑफ ग्लास, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास का गिवन है 1.50, इज इमर्ज इन वाटर ऑफ दिस, इस बार जो है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया गया इसे, कितने में 1.33, ये ग्लास का है हमारे पास। फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ना, देखो बेटा जब ये एयर में था वही सेम चीजें आप लगा लो पहले वाली ना, यदि वो एयर में था तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्लास का आ जाएगा माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है, तो 1/f आपको पता ही है कितने हैं 0.2 है, इक्वल टू ग्लास का हमें गिवन था 1.5 में से 1 चला गया तो बेटा ये बन गया 0.5, यहाँ पर बच्चे 1/R1 माइनस 1/R2 है, इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं सेकंड कंडीशन लगाता हूँ, आपसे बोला गया है कहाँ डाला है इसे, वाटर में डाल दिया गया 1.33 में ना, मान लेते हैं फोकल लेंथ कितनी होगी 1/f डैश हो गई, तो इस बार क्या आएगा ग्लास का ऊपर आएगा, नीचे मीडियम का आ जाएगा, वही सेम जैसे होता है, वाटर का आ गया -1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है बेटा, इसे आप सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, ग्लास की वैल्यू डालो, कितनी थी हमारे पास 1.5 थी, डिवाइड बाई 1.33 -1, ये 1/R1 माइनस का 1/R2, तो बेटा ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, इस वाली को और इस वाली को, आप देखेंगे ये वाला टर्म तो पूरा कट जाएगा, तो फोकल लेंथ आपकी निकल जाएगी यहाँ से, तो बेटा ये फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 0.58 मीटर, ये भी कैन से हम 58 सेंटीमीटर, बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच। बस बेटा पढ़ते रहो आप लोग, टारगेट ध्यान रखना है आपको ना, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है ना, और जितनी आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।